मेरा नाम नीलिमा है। चल मनहूस निकल जा यहाँ से, मेरे बेटे और बहू को खा गई। दादी ने ये कहते हुए मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। सामने रखी मेरे माता पिता की अर्थी उठते ही मुझे भी घर से निकाल दिया गया। ये सब उन्होंने घर के लालच में किया था ताकि वो मेरे पिता का हिस्सा भी अपने छोटे बेटे को दे दें, क्योंकि मेरे चाचा जी अच्छा कमाया करते थे और फिर उनके पास बेटा था। मेरी दादी मुझे पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने माता पिता की बेटी थी। मेरी दादी को बेटे ज्यादा पसंद थे। मैं दर बदर फिर रही थी। माता पिता की मौत का सदमा भी था। तभी मैं चलते चलते अपने मोहल्ले से बहुत दूर निकल आई थी और एक सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। वहां एक आदमी ने मुझे देख लिया तो मुझे अपने घर ले गए। मैं उनकी बेटी बनकर रहने लगी। जब एक दिन उन्होंने मुझे तैयार होने के लिए कहा और कहा कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो मैं तैयार होने लगी। जब कुछ देर के बाद मैं कमरे से बाहर आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर तो कोई औरत नजर ही नहीं आ रही थी, सिर्फ आदमी ही आदमी थे। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे माता पिता की लाश मेरी आंखों के सामने रखी हुई थी। उनका बेजान चेहरा मुझसे जैसे नजरें चुरा रहा था। मैं चिल्ला चिल्ला कर उन्हें झंझोड़ रही थी। मम्मी पापा, आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपके बिना नहीं रहती। आप अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकते हो। मेरा शरीर कांप रहा था और जबान भी लड़खड़ा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी जो मेरे शरीर को अंदर से छलनी कर रही थी। वो मेरे करीब आईं। लोगों की भीड़ लगी हुई थी और मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका हो। अचानक उन्होंने सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर यही कहना शुरू कर दिया कि ये मनहूस है, अपने माता पिता को खा गई। मेरी दादी मेरे जन्म से ही मुझे मनहूस कहा करती थी। कहती थी कि लड़कियां किसी काम की नहीं होती। अगर पोता होता तो आगे चलकर मेरे बेटे को पैसे कमा कर देता। इसकी शादी होगी तो हमें इसका भी दान दहेज का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ेगा। जब से इसने जन्म लिया है तब से ही मेरे बेटे का कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। उसे बीमारियों ने घेर लिया था। पहले मेरा बेटा बीमार पड़ गया, फिर मेरी बहू की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और अब दोनों ही मर गए हैं। ये लड़की मनहूस है। वहां पर खड़ी भीड़ शॉक्ड रह गई थी। सबके चेहरे हैरान थे। कुछ लोग तो तमाशा बनकर सब कुछ देख रहे थे, जबकि कुछ लोगों के दिल में मेरे लिए तरस भी आ रहा था, मगर कोई भी मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैंने अपनी दादी की आंखों में आंखें डालकर देखा। मेरी आंखों में रिक्वेस्ट थी, मगर उनकी आंखों में सिर्फ मुझे नफरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और जोर से मुझे एक झटके से जमीन पर गिरा दिया। दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि निकल जाए यहाँ से। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे घसीटना शुरू कर दिया। वो कहने लगी कि तू हमारे घर में नहीं रहेगी और मैं तुझे इस घर से आज और अभी निकाल कर ही रहूंगी, मनहूस। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मैं कुछ बोल नहीं सकी। मेरा गला सूख रहा था, जैसे शब्द कहीं छुप गए हों। 1 मिनट में ही मैं घर से बेसहारा और दुनिया की नजरों में एक मुजरिम बन गई थी। दरवाजे पर पहुंचकर दादी ने एक जोरदार धक्का मुझे दिया तो मैं सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर आ गई थी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो दादी एक ही झटके से दरवाजा बंद कर चुकी थी। मैंने दरवाजा जोर जोर से बजाया। मैं खूब जोर जोर से रोने लगी, लेकिन फिर भी किसी ने मेरी रिक्वेस्ट नहीं सुनी। किसी को मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए। काफी देर तक मैं वहीं पर बैठी रही कि कोई मुझ पर रहम खा ले, कोई मेरे लिए दरवाजा खोल दे, कोई मुझे घर के अंदर ले ले। मगर दिन से रात हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी मुझे घर के अंदर नहीं बुलाया था। मेरे सारे ही रिश्तेदार मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरे लिए पराये हो गए थे। रात होने को आ गई थी। मैं हिम्मत करके अपने घर के दरवाजे से उठी और इधर उधर चलने लगी। फिर चलते चलते काफी दूरी तक आ गई थी। एक तरफ कोने में बैठ गई, खुद को समेट लिया। मेरे पैरों में चप्पल तक नहीं थी। काफी देर तक मैं वहां बैठकर रोती रही। आते जाते लोग मुझे देख रहे थे और फिर मैं वहां से भी उठी और चलते चलते एक सड़क तक आ गई थी। मैं सड़क के किनारे बैठ गई और वहां भी काफी देर तक बैठी रही। मैंने अपना सर घुटनों में छुपा लिया और रोती रही कि कोई सदा, कोई हमदर्दी, कोई कंधा नहीं था। मेरे लिए ना कोई ऐसा था जो मुझे तसल्ली दे सके, बस अकेलापन था और आसमान की खामोशी। कुछ देर के बाद एक आवाज ने मेरे शरीर को चौंका दिया कि तुम कौन हो बेटी। मैंने अपनी आंखें खोलकर और सर उठाकर देखा
तो धारीदार शर्ट और कत्थई रंग की पैंट में सांवले रंग के छोटी दाढ़ी में एक आदमी खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक बैग था। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े हुए थे। उनकी आंखों में हैरानी और शब्दों में कोमलता थी। मैं कुछ बोल नहीं सकी, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। फिर भी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो वो कहने लगे कि तुम्हारा यहाँ बैठना ठीक नहीं है। रात गहरी होती जा रही है और तुम अकेली लड़की यहाँ सड़क के किनारे बैठी हो। यहाँ बैठना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी इज्जत और जान को खतरा हो सकता है। बेटी चलो अपने घर जाओ। मैंने रोते हुए कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे माता पिता मर चुके हैं और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तब अचानक उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, चलो मेरे साथ। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर ही है, तुम वहाँ मेरे घर में रहना। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे वो मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उनकी बातों को मानकर उनके साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले गए थे। उनकी पत्नी ने मुझे पानी पिलाया, खाना दिया और फिर एक छोटे कमरे में ले जाकर कहा कि बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने नरम नरम हाथों में पकड़ लिया हो। मेरा दिल पिघल गया था। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप करवाया और कहा कि तुम्हें रोना नहीं है बेटी, तुम बहुत मजबूत हो। मैं उनके कहने और समझाने पर खामोश तो हो गई थी, लेकिन अंदर का दुख किसी के कहने से थम नहीं सकता था। उनका घर छोटा सा पुराना टाइप का बना हुआ था, लेकिन ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। यहाँ पर एक पुरानी खटिया पड़ी हुई थी। यहाँ बैठकर मैं दीवार से लगकर काफ़ी देर तक रोती रही और उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। वो दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि बेटी तुम खामोश हो जाओ, बहुत रो ली अब, क्या तुम हमारी बेटी नहीं हो। और उन्होंने मुझे खाना खिलाकर आराम से सोने के लिए कहा। मैं सुकून से लेट गई थी, लेकिन मुझे अपना बीता हुआ समय याद आ रहा था। बचपन में मैं अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी दादी की बातों पर यकीन भी नहीं किया। मुझे इस कमरे में एक रोशनी की झलक दिखाई दे रही थी। एक छोटा सा साया था जो एक उम्मीद की किरण थी। जो आदमी मुझे अपने घर लेकर आए थे उनका नाम प्रकाश झा था। प्रकाश अंकल की सूरत मेरे सामने थी। मैंने आंखें बंद करके खुद को इस रिश्ते के हवाले कर दिया था। अगर वो मुझे अपनी बेटी स्वीकार कर रहे थे तो मैंने खुद को उनकी बेटी मान लिया था। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जैसे किसी तूफान के बाद मिल गया हो। ये घर छोटा सा था मगर बहुत अच्छा और तरीके से बना हुआ था। इस घर को बहुत अच्छे से सजाया गया था। दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। किचन के सामने वाले दरवाजे पर एक छोटा सा पर्दा लगा हुआ था। आंगन में लगे पेड़ पौधे हरियाली पैदा कर रहे थे। आंटी मुझे सीधे एक कमरे में ले गई जहां एक साफ सुथरा बेड लगा हुआ था। उस पर बिस्तर था और एक तरफ लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटी आज से ये तुम्हारा कमरा है। हमारी कोई बेटी नहीं है, अब से तुम ही हमारी बेटी हो। तुम्हें हमसे बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम लोग करते हैं वैसा ही तुम करना, वैसे ही हमारे साथ खुशी खुशी रहना। बस हमारे घर के कुछ उसूल हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखना होगा। मैंने गर्दन झुकाकर और सर हिलाकर कहा जी, क्योंकि मुझ में अब सब कुछ समझने की ताकत नहीं थी। इसलिए एहसास था कि शायद किस्मत में अब मुझ पर रहम खा लिया है। वो रात मैंने रोते रोते गुजार दी थी, लेकिन जब अगली सुबह की पहली किरण निकली तो मेरी आंख खुली। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। अंकल जी की पत्नी, जिन्हें सब मोहल्ले में मौसी कहकर बुलाते थे, उन्होंने मुझे धीरे धीरे घर के काम करना समझा दिया। उनके शब्द सख्त नहीं होते थे, लेकिन जज्बात से खाली होते थे। दोनों पति पत्नी ने मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। मैं इस घर में उन लोगों का साथ निभा रही थी। घर में सिर्फ हम लोग 3 ही थे, वो दोनों पति पत्नी और तीसरी मैं थी। अंकल जी ने बताया कि कई सालों पहले उनकी एक बेटी हुआ करती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उनको मेरे अंदर अपनी वही बेटी नज़र आती थी।
अंकल जी पोस्ट ऑफिस में नौकरी किया करते थे और कभी कभी ही घर में आते थे। ज्यादातर अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। मैं उनकी पत्नी के साथ घर को अच्छी तरह से संभालती थी। हम लोगों ने घर की साफ सफाई अच्छे से की थी, जिसकी वजह से घर और भी ज्यादा सुंदर लगने लगा था। मैं सुबह सवेरे उठ जाती थी, आंगन में झाड़ू देती थी, किचन में जाकर बर्तन धोया करती थी और फिर सब लोगों के लिए नाश्ता भी बनाया करती थी। आंटी जी खामोशी से मेरे सारे काम देखती रहती थी। कभी कभी हल्के से कहा करती थी कि तुम बहुत अच्छे से काम किया करती हो, और फिर अपने कमरे में चली जाती थी। कहती थी कि तुम्हारे आने से मुझे भी इस घर में बहुत सहारा मिल गया। और अंकल जी तो ज्यादातर अपनी नौकरी में ही बिजी होते थे। शाम को जब वो घर वापस आते तो आंगन में बैठकर ताज़ी हवा के मजे लिया करते थे। मैं उनके लिए चाय बनाया करती थी। अंकल जी की मौजूदगी में घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। मैं उन्हें देखकर अपनी नजरें झुका लेती थी। उनकी मुझ पर बहुत एहसान थे। दिन गुजरते गए और मेरे दिल में ये एहसास जड़ पकड़ता गया कि शायद सच में मैं अब यहाँ पर महफूज हूँ। ये ख्याल जैसे मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा कर दिया करता था। मैंने पूरे दिल से इस घर को अपने घर जैसा समझ लिया था। मैं यहाँ सारे काम किया करती थी। दोपहर को सबके लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धोना। रात को आंगन में बैठ जाती थी और छत को तकती रहती थी, जैसे मुझे आसमान में चमकते सितारों में अपने माता पिता नजर आते थे। यही सब अब मेरे रूटीन का एक हिस्सा बन चुका था। आंटी जी कभी कभी मेरे बालों में तेल लगा दिया करती थी या मेरे हाथों पर मेहंदी लगाकर कहती कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो हमेशा मेरी सुंदरता की तारीफ करती रहती थी। मेरे दिल को एक अजीब सी राहत मिलती थी। मुझे यकीन होने लगा था कि अब मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। एक दिन जब मैं आंगन की सफाई कर रही थी, दोपहर का समय था, जब दरवाजा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर अंकल जी खड़े हुए थे। उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पर थकन थी, लेकिन आंखों में नरमी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटी, तुमने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, बिल्कुल इस घर के मेंबर की ही तरह। मैंने उनको घर के अंदर आने का इशारा दिया और उनके लिए पानी लेकर आई। वो बैठकर ठंडी सांस भर रहे थे। कहने लगे कि आज मैं जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा कि घर आ जाता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी शिक्षा हासिल कर सको, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूशन टीचर घर में ही लगवा देता हूँ। हर लड़की को शिक्षित होना ज़रूरी है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि जी, मैं शिक्षा हासिल करने के लिए तैयार हूँ। इन छोटे छोटे लम्हों पर मुझे अपनी खुशहाल जिंदगी का एहसास हो जाता था। मेरे अंदर की जख्मी आत्मा को जैसे सुकून मिल जाता था। वो दर्द जो मुझे मेरे माता पिता की मौत के बाद मेरी दादी और मेरे रिश्तेदारों से मिला था, अब सब कुछ धुंधला होने लगा था। धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलती जा रही थी। मैं हमेशा रात को सोने से पहले प्रार्थना किया करती थी और ऊपर वाले का शुक्र अदा किया करती थी कि आपने मुझे इस घर में भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता, मैं कहाँ जाती। ये खून के रिश्ते तो नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में मेरे लिए बहुत जगह थी। एक दिन आंटी जी मेरे पास आईं और वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगीं कि बेटा, तुम्हारे अंकल जी तुमसे बहुत खुश रहते हैं, तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम सच में इस घर की इज्जत बन गई हो। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा कि आंटी जी, मुझे ये सब कुछ महसूस होता है कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। फिर वो काफ़ी देर तक मेरे साथ बातचीत करने के बाद वापस अपने कमरे में चली गई थी। मेरे लिए ये समय ऐसा था जैसे रात के अंधेरे में किसी को उजाला मिल जाता है। एक उम्मीद, एक छोटा सा भरोसा मेरे दिल में जन्म लेने लगा था, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सुकून सिर्फ कुछ दिनों का है और जो मैं समझ रही थी कि मेरे लिए ये एक नई जिंदगी है, दरअसल ये सब मेरे लिए परीक्षा का दरवाज़ा था। एक नया जाल जो इतना मजबूत था कि मुझे उसकी मजबूती का एहसास भी नहीं हो सका जब तक वो मुझे पूरी तरह से जकड़ नहीं ले। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। मेरा दिल भी उस घर को अपना मान चुका था। दोनों पति पत्नी मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसे ही थे, लेकिन एक वक्त के बाद उनके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ गया जो ना जाने कब से मेरी नज़रों से छुपा हुआ था, लेकिन फिर दिल के अंदर चुभने लगा था। उनकी नज़र जो पहले मुझे मोहब्बत से देखा करती थी, अब कुछ ज़्यादा ही मुझ पर ठहरने लगी थी। वो अब मुझसे नज़रें चुराकर बात करने लगे थे। कभी अंकल जी मेरे करीब से होते हुए गुजरते और बेवजह ही रुक जाते थे, तो कभी मुझे आवाज़ देकर बुलाते
और जब मैं उनके पास जाती तो मुझे देर तक देखा करते। आंटी जी ये सब कुछ देखा करती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बदलाव को महसूस करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। एक दिन अंकल जी ने पोस्ट ऑफिस जाने से पहले मुझे आवाज लगाई। मैं झाड़ू लगा रही थी। जल्दी से झाड़ू जमीन पर रखकर उनके पास आई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा और कहने लगे कि बेटी, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने तुम्हारी आंटी जी से कह दिया है कि वो तुम्हारे लिए अच्छे से कपड़े खरीद लें। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। आज तक तो इस घर में कोई मेहमान नहीं आया था, फिर भी मैंने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी होने लगी। फिर सोचा कि शायद उनके कोई ज़रूरी और करीबी रिश्तेदार हों, बहुत समय के बाद यहाँ आ रहे हों। आंटी जी बाजार से शाम को मेरे लिए कपड़े लेकर आईं, हल्के नीले रंग के कपड़े। उन्होंने वो कपड़े मुझे दिए और कहने लगी कि कल अच्छे से तैयार हो जाना, मेहमानों के सामने तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। उनके शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये कपड़े देते हुए मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, बाथरूम में जाकर नहाई और वो नए कपड़े पहने जो आंटी ने मुझे दिए थे। शीशे के सामने खड़े होकर मैं खुद को देख रही थी तो दिल एक अनजानी सी वहशत का शिकार हो रहा था। मैंने उन कपड़ों में खुद को भी थोड़ा अजीब पाया था। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो आंटी मुझे देखकर ठिठक गई और फिर जल्दी से नजरें चुराकर कहने लगी कि चलो, मेहमान आते ही होंगे। अंकल जी ने मुझे कमरे में बैठने के लिए कहा। मैं आंगन से होते हुए कमरे के दरवाजे तक आई ही थी कि अचानक दरवाज़ा बजने लगा। आंटी जी ने दरवाज़ा खोला और मेरे कदम वहीं पर जमकर रह गए थे। 2 आदमी घर के अंदर दाखिल हुए। सबके चेहरे अजनबी थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में अजीब सी हवस महसूस हो रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनके कपड़े भी काफ़ी कीमती थे और उनके अंदाज जैसे वो किसी तमाशे के लिए आए हों। मैं फौरन पीछे हट गई थी। आंटी जी की तरफ देखा, मगर वो नज़र झुकाकर खामोश खड़ी हुई थी। इन दोनों आदमियों में से एक ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर अंकल जी की तरफ इशारा किया जो अब सामने आकर खड़े हो चुके थे। एक आदमी कहने लगा, अरे प्रकाश साहब, आपने तो बड़ी अच्छी और कमाल की चीज़ अपने घर में रखी हुई है। जिस पर अंकल जी मुस्कुराते रहे, जैसे उन्हें ये बात बुरी ना लग रही हो। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उन आदमियों के कहे हुए शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। न जाने क्यों कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। मैं पीछे हटकर अंदर जाने लगी तो अंकल जी ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे कि बेटी, अब आओ, ये दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। ये हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। मेरे कदम ज़मीन में फंस गए, धड़कन तेज़ होने लगी और दिल धड़कने लगा। उन दोनों आदमियों की नज़र मेरे शरीर पर जम चुकी थी और अंकल जी का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था जैसे मैं उनके लिए कोई चीज़ हूँ जिसे उनको आज पेश करना है। मैं एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल गई थी। मेरे माता पिता, मेरा यूं सड़कों पर भटकते रहना, आंटी जी की मीठी मीठी बातें और अंकल जी का ये बर्ताव, सब कुछ। ये पहला दिन था जब मुझे शक हुआ था कि शायद ये घर मेरे लिए वो सहारा नहीं जिसे मैं अपनी इज्जत छुपाने का ठिकाना समझ रही थी। ये कपड़े इन लोगों की दी हुई मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक नए तूफान की पहली झलक थी। जब इन दोनों आदमियों के आने के बाद मैं कमरे में वापस आई तो दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी, जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आंखें बंद की तो दरवाजे पर खड़े हुए उन दोनों आदमियों के चेहरे दिमाग में घूम रहे थे। कुछ समय के बाद अंकल जी ने दरवाज़ा खटखटाया। उनकी आवाज़ पहले की तरह ही नरम थी, जिसमें अब मुझे जहर महसूस हो रहा था। उन्होंने कहा कि बेटी, बाहर आओ, हमारे मेहमान तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, आज तुम्हारी शादी है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी शादी? मैंने खुद से कहा। मेरे कदम रुक गए थे। मैंने दरवाजे के करीब जाकर धीरे से कहा कि अंकल जी, मेरी शादी किससे, कब और क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा बहुत अच्छी जगह रिश्ता लगा दिया था। तुम काफ़ी समय से हमारे घर में रह रही हो, इसलिए अब तुम हमारी जिम्मेदारी हुई। तुम्हारी शादी आज ही होगी। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। शादी के बाद तुम राज करोगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं पीछे हटकर एक ही झटके से बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और दिमाग में डर दौड़ रहा था। अचानक दरवाज़ा खुल गया था। आंटी जी कमरे के अंदर आईं। उनके हाथ में एक दुपट्टा था। उन्होंने कहा कि चलो, पंडित जी बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेटी, आज तुम्हारी शादी है।
हम तुम्हें इज्जत से विदा कर देना चाहते हैं। मैंने रोते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बेटी जिद मत करो। मैंने उनके चेहरे में वो माँ तलाश करने की कोशिश की जो कभी मेरे अंदर की चीखें सुन सकती थी, मगर अभी तो मुझे वहाँ सिर्फ एक पत्थर की बनी मूरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और ज़बरदस्ती मुझे वो लाल रंग का दुपट्टा पहनाया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई थी। मैं खामोश थी, जैसे मेरे अंदर की सारी आवाज़ें मर चुकी हों। जैसे ही मैंने बाहर जाकर देखा तो पंडित जी को भी बुला लिया गया था और एक बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ था जो पंडित जी के बिल्कुल बराबर में बैठा था। पंडित जी ने अग्नि भी जला ली थी। इस मर्द की आंखों में मुझे लालच नजर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। फिर मुझे उसके बराबर में बैठा दिया गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन सब लोग मेरे आसपास खड़े हुए थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मैं इस शादी से इनकार करना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल सकी। गले में जैसे कहीं दबकर रह गई थी। अंकल जी ने मेरी खामोशी को रजामंदी जान लिया और इस तरह मेरी शादी इस बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दी गई। जब मुझे वो आदमी मंगलसूत्र पहना रहा था और मैं उसका हाथ झटक रही थी, तब आंटी जी ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथों को रोक लिया। तब उस आदमी ने मुझे मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसके बाद मुझे इस आदमी के साथ गाड़ी में बैठा दिया गया। अंकल जी के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैं खामोशी से गाड़ी की खिड़की के बाहर देखती रही। शहर का नज़ारा धुंधलाता जा रहा था। आंखों में आंसू, दिल में तूफान और शरीर में सन्नाटा था। गाड़ी थोड़ी देर तक चलती रही और उसके बाद एक बड़े से बंगले के बाहर आकर रुक गई। दूसरा वाला आदमी गाड़ी से उतरा जिसने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर उतरी और फिर वो दोनों आदमी मेरे साथ अंदर चले गए। बंगला अंदर से बहुत बड़ा और डरावना सा था। दीवार पर कीमती पेंटिंग्स लगी हुई थी और पूरा बंगला अंदर से पत्थर का बना हुआ था। अंदर की खामोशी, जिसमें कहीं बहुत दबी दबी सिसकियां छुपी हुई थी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा जिसने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया था। कमरे में 10-12 लड़कियां मौजूद थीं। सबके चेहरे उदासी से भरे हुए थे, जैसे उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया हो। कोई बेड पर लेटी थी, कोई फर्श पर बैठी हुई थी, तो कोई कोने में खुद को समेटकर बैठी हुई रो रही थी। उनके चेहरे, उनके शरीर पर जख्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते ही मेरी सांसें अटक गई थी और आंखों में आंसू आ गए थे। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ देखा और वो धीरे से कहने लगी कि अभी तुम नई हो, खामोश रहो, तुम्हें यहाँ बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी आवाज़ कहीं गुम हो गई थी। तभी मुझे दरवाजे पर ताला लगने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर पीछे की तरफ देखा। वो दोनों आदमी मुझे यहाँ छोड़कर जा चुके थे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी शादी एक खेल थी। मेहमान, कपड़े, अंकल जी की मोहब्बत सब एक जाल थी। मुझे बेचा गया था। शरीर के बदले दौलत ली गई थी जिसे शादी का नाम दिया गया था। दरअसल ये एक सौदा था। मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। आंखें बंद की तो मुझे वही रास्ता और वही अंकल जी के नर्म शब्द याद आए जो उन्होंने मुझसे पहली मुलाकात में कहे थे कि तुम मेरी बेटी हो। भला कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा करता है? ये पहली रात में ही जैसे समय थम गया था। कमरे की रोशनी धीमी थी, लेकिन इतनी थी कि हम एक दूसरे को देख सकते थे। मैं दीवार से लगी हुई थी। मेरी आंखें भी लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी, जो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे अपने कैद होने का एहसास हो रहा था। कमरे में मौजूद लड़कियों ने मेरी तरफ एक बार देखा, फिर दोबारा किसी ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सब अपने अपने अंधेरे में डूबी हुई थी। एक लड़की, जो शायद मुझसे उम्र में बड़ी थी, मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर कई पुराने नील थे। आंखों में थकान और होठों पर कपकपाहट थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद से अपनी बात पर शर्मिंदा हो। उसने कहा कि यहाँ जो भी आता है हमें परेशान करके चला जाता है। तुम भी सीख जाओ, वरना मार मार कर सिखाया जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं अपने ही वजूद में गड़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुला और वही उम्रदार आदमी दाखिल हुआ जिससे मेरी शादी की गई थी। वो मुझे देखते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटी। मेरी आंखों में डर था, लेकिन उस लड़की ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहने लगी कि चीखो मत, लड़ो मत, वरना वो अंदर आ जाएंगे। मैंने चीखने की कोशिश की, अपनी जबान खोली, मगर अगले ही लम्हे थप्पड़ ने मेरे चेहरे का रंग बदल दिया था।
मैं जमीन पर गिर गई और बाकी सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। सिर्फ दर्द था, रोना था और एक चीख जो गले में घुटकर रह गई थी। रात बीत गई। जब आंख खुली तो मेरे शरीर में बेहद दर्द हो रहा था। कमरे की बाकी लड़कियां अपनी कंडीशन में बैठी हुई थी। किसी के चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे मेरा चिल्लाना उनके लिए मामूली बन गया हो। एक लड़की मेरे पास आई। उसके हाथ में एक पुराना सा कपड़ा था और पानी का गिलास था। उसने कहा, उठ जाओ, अपना पसीना साफ करो, पानी पियो, वो लोग शाम को फिर से आएंगे। मैंने उसे देखा। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी मगर मेरे होंठ सूजे हुए थे और आवाज निकल नहीं रही थी। ये पहला दिन था और ये भी शुरुआत थी। हर शाम दरवाज़ा खुलता और कोई नया चेहरा अंदर दाखिल होता था। कुछ ने प्यार से बात की, कुछ ने ज़बरदस्ती और कोई ज़्यादा उम्र का, कोई जवान, कोई शराब के नशे में धुत तो कोई गुस्से से भरा हुआ। उन सब के लिए शरीर ज़रूरी था। मेरे अंदर की चीख हर दिन बढ़ती जा रही थी। सांस लेते, दर्द सहते और खामोश रहते ही मेरा समय गुजर रहा था। हर रात खुद को ख़त्म होते देखना, नींद ना आना, भूख ना लगना, इन सब में ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। बंगले के सारे हिस्से एक जैसे थे। मुझे ऐसे लगता था जैसे इस खूबसूरत नर्क में मुझे फेंक दिया गया हो। मैं एक ऐसी जिंदा लाश बन चुकी थी जो चलती फिरती थी, सांस लेती थी, लेकिन मर चुकी थी। कमरे में ऐसी बदबू रहती थी जो सिर्फ जुल्म सहने वाले ही महसूस कर सकते थे। कुछ लड़कियां कभी कभी हंसने की कोशिश करती, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूं कि अभी भी जिंदगी बाकी है, मगर उनकी हंसी में दर्द झलकता था। मुझे यहाँ 1 महीना हो चुका था और शरीर आधा हो चुका था, मगर आत्मा रोज मरती थी। हर रात में एक नई लाश बनती, लेकिन हर सुबह उस लाश को दोबारा जीना होता। कई बार मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, दरवाज़ा तोड़ दूं, मगर कमरे की दीवार इतनी मजबूत थी जितनी कि हमारे अंदर का डर। वही लड़की जो पहले दिन मेरे पास आई थी मुझे थोड़ा थोड़ा सहारा दिया करती थी, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया करती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी और कहती थी कि बस जीती रहो और सांस लेती रहो, मर गई तो इन लोगों को खुशी होगी। लेकिन मैं खुद से सवाल करती थी कि क्या मैं जिंदा हूँ? क्या इसे जीना कहते हैं? मैं वो कैदी थी जो कैद में रहने के लिए खुद को तोड़ चुकी हो। इस बंगले में दिन ब दिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जैसे मैं मिट्टी में मिलती जा रही थी। मेरी पहचान, मेरी आत्मा, सब कुछ धुंधलाता जा रहा था। सुबह को जब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, एक लड़की तो पिछले 2 हफ्तों से खामोश रहती थी, अचानक खिड़की की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे उसने नीचे छलांग लगा दी। सब कुछ जैसे एक लम्हे में हो गया। चीख की गूंज वहां के पूरे माहौल को हिलाकर रख गई थी, लेकिन शायद पहली बार किसी ने सच में चीख मारी थी। वो भाग तो नहीं सकती थी, लेकिन अभी उसको इस मुसीबत में भी कैद नहीं कर सकती थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। नीचे उसका शरीर बेजान पड़ा हुआ था, खून जमीन पर फैला हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो यहाँ किसी के चेहरे पर नहीं होता था। मैं खुद से सवाल करती कि क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? क्या मेरी हिम्मत है या मैं बस यहाँ सड़ती रहूंगी? सब लड़कियां अपने अपने बिस्तर पर थीं, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। बारिश की आवाज़ जैसे अंदर के तूफान को आवाज़ दे रही हो। मैंने खुद से फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ और नहीं रुकूंगी। मुझे मरना नहीं है और ना ही किसी और को अपने हाथों और बर्बाद कर देना है। रात का समय था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की लोहे की थी, लेकिन बारिश की वजह से उसके पेंच ढीले हो चुके थे। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जागने लगी। मैंने धीरे से पेंच खोलना शुरू किया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मगर अंदर एक अटल फैसला हो चुका था, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। कुछ ही देर में खिड़की थोड़ी सी खुल गई। नीचे अंधेरा था और मिट्टी गीली थी। ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 10 फीट का फासला था। मैंने यहाँ से कूदने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। जमीन से टकराते हुए एक तेज दर्द मेरे शरीर में फैल चुका था। मेरे कपड़े गीले मिट्टी में हो गए थे, लेकिन मैं आज़ाद थी। आंखें आसमान की तरफ थी। बारिश मेरे चेहरे पर बरस रही थी और पहली बार वो पानी मुझे ठंडा लगा। मैं अपने आप को घसीटते हुए वहां से चलने लगी और चलते चलते सड़क पर पहुंच गई थी। बारिश में कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। लोग मेरी हालत देखकर नजरें चुरा रहे थे। तभी एक जवान लड़की जो स्कूटी पर थी मेरे पास आई। उसने जब मेरे हाथ से बहता हुआ खून देखा तो उसे फौरन समझ आ गया कि मैं किसी मुसीबत से निकली हूँ। उसने मुझे अपनी जैकेट पहनने के लिए दे दी और अस्पताल ले गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में ले लिया। मेरे शरीर के जख्म साफ किए गए, पाँव पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया
और दवाई भी दी गई, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे शरीर बच गया हो मगर आत्मा अभी कहीं उसी बंगले में कैद हो। इतनी ही देर में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने पूछताछ की और मेरे होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मैं होश में आई तो पुलिस वाले मेरे साथ हमदर्दी जाहिर करने लगे, मगर उनकी नजरों में वही पुरानी हवस थी जिससे मैं भागी थी। वो मुझसे इन्वेस्टिगेशन करने लगे, कहाँ से आई हो, किसके साथ थी, कैसे गिरी। और जब मैंने उन्हें अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताया और जब अंकल जी का नाम बताया तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसने कहा, उनसे तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। मैंने इस पुलिस वाले की आंखों में गलत इरादे देख लिए थे। मुझे इस इंसान से बहुत डर लग रहा था। मुझे अस्पताल से सीधा पूछताछ के लिए कहकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मुझे लगा कि शायद मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर कदम रखा मेरे वहम की सारी दीवारें चकनाचूर होकर गिर गईं। पुलिस इंस्पेक्टर वही था जिसने अस्पताल में मुझसे पूछताछ की थी। वो अपनी कुर्सी पर टांग रखकर बैठा था। आंखों में वही पुरानी हवस की चमक और घटिया मुस्कुराहट थी। वो भी मुझे नोचने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे धीरे से अपना नाम बता दिया। उसने मेरे माता पिता के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं। ये जवाब सुनकर वो कुर्सी से थोड़ा आगे की तरफ झुका और कहने लगा, तो तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैंने कहा कि नहीं। तो उसके चेहरे पर खिलता हुआ लालच उभर आया था। उसने कहा, तो फिर तुम्हारी हिफाजत हम करेंगे, तुम्हें हम सहारा देंगे। मैं खामोश हो गई थी। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। वो उठा और मेरे करीब आकर कहने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें महफूज रखेंगे। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला अंदर आया और पुलिस इंस्पेक्टर ने पीछे हटते हुए कहा कि ले जाओ, इसे हवालात में बंद कर दो, बाकी की बातचीत सुबह करेंगे। मुझे हवालात में बंद कर दिया गया, जहां बहुत बदबू आ रही थी। वहां पर सीलन और जमीन पर फटा हुआ बिस्तर था। अंदर कई सारी औरतें थीं, कुछ चोरी के केस में और कुछ गैर कानूनी कामों में और कुछ बेवजह ही यहाँ पर बंद थीं, लेकिन सबका हाल एक जैसा था। मैं एक कोने में बैठ गई, खुद को दीवार से लगा लिया और रोने लगी। तभी एक भारी आवाज वाली औरत मेरे करीब आई और कहने लगी कि तू इधर क्या कर रही है। लंबी चौड़ी सांवली सी रंगत की और उसके चेहरे पर काफी सारे जख्म थे और आंखों पर चमक थी जैसे कई कैद खाने तोड़कर आ गई हो। उसने कहा, ये जगह मेरी है, यहाँ से हट और हाँ चल, मेरे पैर दबाने शुरू कर दे। मैं डर कर उठी और धीरे धीरे उसके पास बैठ गई। उसने अपने पैर आगे किए और मैंने दबाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि तेरा नाम क्या है? तो मैंने दबी आवाज में उसको अपना नाम बता दिया। उन्होंने पूछा, तो फिर तूने क्या किया है, क्यों तुझे यहाँ पर बंद किया गया है? मैंने बताया कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेच दिया गया था। मैं उसके पैर दबाते दबाते अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर रही थी। तभी उसने कहा कि क्या तू वही है जो प्रकाश झा के खिलाफ भागकर यहाँ आई है? मैं एकदम चौंक गई। मैंने सर हिलाया। उसने धीरे से मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगी कि तू दिखने में कमजोर है, लेकिन असल में तो तू बड़ी ताकतवर है। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए नरमी थी। यहाँ मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी समझा। उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले मैं तुझे यहाँ से निकाल दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। वो शब्द मेरे कानों में पड़े तो मुझे लगा जैसे सालों के बाद किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की हो। हवालात की खामोशी में वो औरत मेरे लिए एक सहारा बन गई थी जो मेरे अंदर की कमजोरी को खत्म करती जा रही थी। मैंने उस रात पहली बार आंखें बंद करके प्रार्थना नहीं की, बस शुक्र अदा किया और अगली सुबह होने से पहले ही एक नया रास्ता खुलने वाला था। रात का अंधेरा हवालात की दीवारों पर ठहरा हुआ था और मेरे बदन पर पड़ने वाली सर्दी की लहर मुझे अंदर से जमा चुकी थी। उस औरत ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा कि तुझे ऊपर वाले ने बदला लेने के लिए बनाया है, ना कि जुल्म सहने के लिए। वो मुझसे किसी अनजान औरत की तरह नहीं बल्कि किसी बड़ी बहन की तरह बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैंने उनको रोते हुए सब कुछ बता दिया था। मैं बोलती गई और वो सुनती गई। बीच में उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सुबह होने से पहले तू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि जो तेरे साथ हो चुका है वो अब तेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं तेरे साथ ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक समय पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मुझे भी यहाँ जेल लाने के बाद यहाँ का कैदी बना दिया गया था। ऐसी कैदी जिसने कभी कुछ किया ही नहीं। बस तब से मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी जैसी लड़कियों की हमेशा मदद करूंगी।
ये शब्द उन्होंने इतने यकीन से कहे थे जैसे वो खुद अदालत की जज हों, वकील हों और पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में हो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रही। रात धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। आधी रात के समय जब हवालात में मौजूद लोगों की नींद गहरी हो चुकी थी, तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उन्होंने कहा कि इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। तभी मैं चौंक गई और साथ ही वो दबंग औरत खड़ी हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और आंखों में झांक कर कहा कि तुम चली जाओ, मगर कभी पलटकर कमजोर मत बनना। उन सबको जवाब देना जो तुम्हें नोचने चले थे। मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही सलाखों के उस पार कदम रखा, लगा जैसे कोई बरस की जंजीर एक साथ टूट गई हो। बाहर सफेद चादर में लिपटी हुई एक औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 50 साल के करीब होगी। आंखों में एक भरोसा और चेहरे पर कामयाबी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मीडिया रिपोर्टर हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर्ड हो चुकी हूँ, मगर तुम जैसी लड़कियों की अभी भी मदद करती हूँ। ये औरत विमला, उसने मुझे तुम्हारे बारे में खबर दी। दरअसल कई सालों पहले मैं विमला का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तभी मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियों को लाया जाता है जो बेकसूर होती हैं। विमला को मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। विमला ने ही मुझे यहाँ दरख्वास्त देकर बुलाया है। हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं ताकि तुम अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सको। अब मुझे समझ आया था कि इस औरत ने मुझे अंधेरे से खींचकर उजाले में डाल दिया था। फिर सुनीता जी के जरिए मुझे कोर्ट में ले जाया गया और जितने भी लोगों ने मेरे साथ गलत किया था उन सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मैंने अब बोलना सीख लिया था। उस औरत ने मेरी बहुत मदद की। वो मेरी ताकत बन गई। उसने मुझे सिखाया कि तुम्हें अपने खिलाफ आवाज उठानी है, तुम्हें सिर्फ फैसला करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। अब मेरा किया गया हर फैसला मेरी कहानी को जवाब देने जा रहा था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैंने कोर्ट में जाकर वो सब कुछ बताया। बहुत सारे पुलिस वालों के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी। मोबाइल से मेरी वीडियो बनाई गई और उसे अपलोड कर दिया गया, जिसमें मैं अपनी बीती हुई कहानी बयां कर रही थी और दुनिया वाले सुन रहे थे। मैंने उन सारे चेहरों को बेनकाब कर दिया था जो काफी समय से मुझे तंग कर रहे थे। प्रकाश अंकल, पुलिस इंस्पेक्टर और वो लोग जो मुझे अपने साथ कैद करके ले गए थे। सुनीता जी ने मेरी बहुत मदद की। सुनीता जी एक पुरानी और मशहूर रिपोर्टर रह चुकी थी, जिनको बहुत सारे लोग जानते थे और मीडिया उनकी दीवानी थी। आज जब उन्होंने मुझ जैसी लड़की की मदद की तो पूरा सिस्टम हिल चुका था। इस दुनिया ने मुझे बहुत कमजोर समझ लिया था। मेरी लड़ाई हर उस इंसान के साथ थी जो मुझे सहारा देकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था। सुनीता जी मेरे साथ थीं। जब मैं अदालत में दाखिल हुई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जज अपनी कुर्सी पर थे। माहौल सीरियस था। मेरे मुजरिमों को पेश किया गया था। प्रकाश अंकल की आंखों में डर और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। वो नजरें झुकाकर खड़े हो चुके थे और मैं सुनीता जी की वजह से सर बुलंद करके खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी तुम्हारे साथ हुआ यहाँ सब कुछ बता दो। मेरी मेडिकल रिपोर्ट हो चुकी थी जिसमें ये बात साबित हुई थी कि जब मुझे अपने साथ कैद करके लाया गया था तो वहाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। कई लोग मेरे साथ गलत काम कर चुके थे। मैंने कोर्ट में बुलंद आवाज में कहा, मैं वो लड़की हूँ जिसे मनहूस कहा गया, मगर आज अपनी सच्चाई के साथ खड़ी हुई हूँ। ये वही आदमी है जिसने पिता बनकर मेरे शरीर का सौदा किया। मेरी आवाज पूरी कोर्ट में गूंज रही थी। प्रकाश अंकल का चेहरा सफेद हो गया था। मेरी गवाही और वो 3 लड़कियां भी वहां पर पेश की गई थी जो वहां पर मेरे साथ बंद थीं, क्योंकि जब मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी तब ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स ने मेरा साथ दिया था और पुलिस की पूरी टीम ने मेरे बताए हुए एड्रेस पर छापा मारा, जहां से उन्होंने कई लड़कियों को और उस पूरी टीम को बरामद किया था जो ये धंधा करवा रहे थे। उन तीनों लड़कियों ने भी अपनी अपनी गवाही दी और सारे मुजरिम बेनकाब हो गए थे। यहाँ तक कि पुलिस इंस्पेक्टर को भी उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। मेरे आरोपियों को सजा दे दी गई थी। मैंने सुनीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और मेरी सबसे ज्यादा मददगार तो वही औरत थी, वही जेल वाली औरत विमला आंटी, जिन्होंने मेरी तकलीफ को समझकर अपनी जान पहचान का फायदा उठाकर मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दिया। हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बनता था। अगर मैं वहां अगले दिन तक रुकती तो पुलिस इंस्पेक्टर मुझ पर बहुत सारे इल्जाम लगा देता और उसे मौका मिल जाता मुझे जेल में रखने का। लेकिन विमला आंटी ने वक्त पर ही मुझे बचा लिया और सुनीता आंटी के हाथों सौंप दिया। मेरे सारे आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया था।
उसके बाद भी मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन फिर मुझे सुनीता आंटी ने सहारा दिया। वो एक अच्छी और ईमानदार मीडिया कर्मी होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी थी। उन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे अपने जैसा आवाज़ बुलंद करने वाला बनाया और अपने घर में जगह दी। 10 साल गुजर चुके थे, मैं भी एक कामयाब मीडिया कर्मी बन गई और फिर कई सालों बाद मैंने कुदरत का एक इंसाफ और देखा। मेरे चाचा चाची, जिन्होंने कभी दादी के साथ साथ मुझे अच्छा नहीं समझा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो लोग भीख मांगने पर उतर आए, जबकि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं आज एक कामयाब मीडिया रिपोर्टर हूँ। मैं जीत गई हूँ, खुद से नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया से। लोग मुझे कमज़ोर समझते थे, आज मैं एक मीडिया कर्मी बनकर सुनीता आंटी की तरह ऐसे ही दूसरी बेसहारा लड़कियों की मदद करती हूँ, जैसे एक दिन उन्होंने मेरी की थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।